मेस्टन के पास लिए चलते हैं। जनरल मेस्टन, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अब क्या होगा, क्या हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है चीफ के मारे जाने के बाद, अगर वो रिटेलिएट भी करेगा तो कैसे करेगा, शक्ति क्या है उसके पास? और देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, रिटेलिएशन तो पक्का होगा, शक्ति भी है अभी। इनके काफी आईडीएफ ने काफी एम्यूनिशन डंप्स और मिसाइल डिपोज को जहां पर भी बेसेस है उनको बर्बाद कर दिया, लेकिन तो भी क्षमता है काफी। इनकी जो टनल नेटवर्क है उसके अंदर ये काफी मिसाइल्स होंगे और कुछ बिल्डिंग्स में भी होंगे, जैसे बिल्टअप एरिया में है। तो मेरे को लगता है जो इनकी मिड रैंकिंग लीडरशिप है, जूनियर लीडरशिप है, वो आक्रोश से काउंटर स्ट्राइक तो करेगा। अब सवाल उठता है कि बाकी विश्व में और ये ईरान क्या करेगा। देखिए, हमें सबको पता है कि ये सारा कमांड कंट्रोल ईरान के पास है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सर, मेरे को लगता है इस मीटिंग में जो अभी ये जहां नसरुल्लाह अगर मारा गया है वहां पर पक्का ईरानियन जनरल्स होंगे। तो ईरान का अभी क्या रोल हो सकता है, मेरे को लगता है कि ईरान इसमें डायरेक्ट अभी भी शामिल नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। पहली बात, ईरान अपने यही जो प्रॉक्सीज है हिजबुल्लाह को, हुतीज को, और ये यहाँ से सीरिया से और इराक से, वहां से मिसाइल फायरिंग तो कराएगा ड्रोन वगैरह से। इसराइल, ईरान क्यों नहीं ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा? ईरान ने एक देख ली है मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री क्षमता, वो उसने इसराइल की देख ली है, खासकर तीन चार चीजों में। नंबर एक, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस। ईरान ने देख लिया है कि यही इसराइल ने, ये इनके मुसाद ने इस्माइल हानिया को उनके तेहरान के अंदर मारा, जो उनका हार्ट ऑफ ईरान है, वहां पर मारा। अभी नसरुल्लाह को मार दिया, पेजर अटैक किया, ये वॉकी टॉकीज अटैक किए, इतनी इफेक्टिव एयर ये बॉम्बिंग हो रही है। तो काफी सीनियर लीडरशिप मारी गई है। तो ईरान को पता है कि ये जो तमाम इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, जी सर्वेलेंस है, वो इसराइल की बहुत ही मैं बोलूंगा काबिल है। दूसरा, सर। इसराइल के पास जो हथियार हैं वो इतने शक्तिशाली हथियार हैं कि वो अंडरग्राउंड के बंकर्स को आराम से जाके तबाह कर सकते हैं, अंडरग्राउंड टनलिंग को, सुरंगों को। और आपको कल याद होगा, नेतन्याहू ने जो स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उन्होंने साफ बोला था हमारा एंड स्टेट बहुत क्लियर है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना बनने देना, बहुत क्लियर लफ्जों में बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ईरान हस्तक्षेप करता है तो हमारे हाथ और हमारी कैपेबिलिटी इतनी लंबी है कि हम ईरान को भी ध्वस्त करेंगे। और आखिर में ये भी बोला कि मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी हम पहुंच सकते हैं। ये मैसेज हुतीज, इराकीज और सीरिया के लिए जो था, वहां पर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। दूसरा, ईरान को यह भी पता है कि जो टेक्निकल प्रोवेस है, टेक्निकल सुप्रीमेसी, वो मेरे ख्याल इसराइल नंबर 1 है वर्ल्ड में। आप देखिए, पेजर अटैक करना, वॉकी टॉकीज पे अटैक करना, इनके रेडियो नेटवर्क में घुस के तमाम सिविलियंस को वॉर्न करना लेबनान में कि आप लोग निकल जाइए, और इनके रेडियो सिस्टम को पूरा सैबोटाज कर देना, ये एक टेक्निकल प्रोवेस सर, दिखाता है। तो बिल्कुल इंटेलिजेंस सर। और ये जितना भी है, तो मेरे को लगता है सर, ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहेगा। सैयद, ठीक है सर। सर, हम और बहुत सारी बातें आपसे समझना चाहेंगे। रॉबिन सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अशरफ वानी इस समय जुड़ चुके हैं और उनका हमें कनेक्शन मुश्किल से मिल पा रहा है, वहाँ दक्षिण लेबनान में मौजूद हैं। अशरफ, कोई और जानकारी आपको मिल पाई है? और ये जो प्रश्न बार बार हम उठा रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब क्या कदम उठाया जाएगा या उठाया सईद, जा सकता है? आज तक के दर्शकों को और आपको सबसे पहले मैं क्योंकि आज तक मात्र चैनल है देश का और दुनिया में कुछ गिने चुने चैनलों में जो इस वक्त दक्षिणी लेबनान में यानी साउथ लेबनान में हैं। और आपको मैं तस्वीरों से टायर सिटी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, टूरिस्ट सिटी ये कहलाती है टायर की, और मेडिटेरियन के दरिया के किनारे पर ये आबाद है। यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इतने बड़े शहर में, इतने खूबसूरत शहर में हर तरफ सन्नाटा है। और अगर कुछ है तो सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर्स हसन नसरुल्लाह के, उसके लड़ाकों के, और वो लड़ाकू खासतौर से इन पोस्टर्स पे चस्पा हैं जो पिछले 11 महीने के दौरान इजराइल के साथ युद्ध में मारे गए हैं। ये आप वो पोस्टर्स और होर्डिंग्स देख सकते हैं यहाँ पर, जो जगह जगह पर इस शहर में, जो कि सन्नाटे एक बूथ खाने की तरह
बदल गया है। 1 साल पहले मैं अक्टूबर 2023 में यहाँ आया था। यहाँ पर इतनी गहमा गहमी लोगों की थी, इतना आना जाना लोगों का था कि यहाँ पर कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। आबादी के साथ साथ यहाँ पर पूरे लेबनान से पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते थे। लेकिन अब देखिए बाजार, सब तरह बाजार बंद है और सिर्फ अगर कुछ सुनाई दे रहा है यहाँ पर गोले जो कि दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं। यहाँ पर मीडिया मीडिया प्रेस 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 मीडिया मीडिया प्रेस प्रेस। अशरफ को किसी ने रोका है? अशरफ, फोर्सेस ने रोका आपको? सब ठीक है You want अशरफ? to speak live? Yes, yes. What do you want to say? One thing. Tell about the tire city. Yes. هلا عم يشوفونا هن؟ Yeah. انا مع الشباب ما عندي بجنوب، حدا بجنوب، سامعيني؟ So, ما عندي بجنوب. इस तरह की चीजें आपको यहाँ लेबनान में फेस करनी पड़ेंगी और यहाँ पर अगर कुछ मूवमेंट है वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों की है। वही सिर्फ इस शहर में इन सिक्योरिटीज पे घूम रहे हैं और यहाँ पर जो है उन्हीं का कंट्रोल अभी चल रहा है। बाकी आबादी कोई भी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो है हिजबुल्लाह के लड़ाकू आपको नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं जो है इजराइल की तरफ से जो बमबारी पिछले कई दिनों से हो रही है, पूरा शहर खाली हुआ है, उसके चलते जो है यहाँ काफी तनावपूर्ण स्थिति है। बीरूत राजधानी है, वहां पर फिर भी लोगों की कुछ आवाजाही है। लेकिन अगर आप दक्षिणी लेबनान में किसी भी इलाके में जाएंगे आपको यहाँ पर इसी तरह का माहौल दिखेगा। जहां तक आज जिस खबर पर आप वहां पर बात कर रहे हैं अशरफ, हमें आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ गई है तेहरान से, यानी कि ईरान से लेबनान की तरफ जा रहा विमान वापस लौटा है और आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की चेतावनी के बाद इस विमान को वापस ले जाया गया है। मतलब ये हुआ कि लेबनान जा रहा था एक विमान, अब ये यात्री विमान था या कोई और विमान था, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हथियार सप्लाई करने की कोशिश है और आईडीएफ की चेतावनी, आईडीएफ ने उसे चेतावनी दी कि आप वापस चले जाइए, तो इस विमान को वापस लौटना पड़ा है और हथियार सप्लाई को लेकर आईडीएफ ने चेतावनी दी थी। क्या ये विमान हथियार लेकर जा रहा था इसलिए इसे लौटना पड़ा? अशरफ, अपनी बात पूरी कीजिए। और ये खबर इस तरह की आई है कि तेहरान से एक विमान आ रहा था जिससे आईडीएफ की चेतावनी के बाद वापस लौटना पड़ा है। बिल्कुल, जहां तक बेरूत में शुक्रवार शाम को हुए अब तक के सबसे बड़ी मिसाइल हमले की बात है, वहां पर जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों से जो जानकारियां मिल रही हैं, हसन नसरुल्लाह के परिवार के कुछ लोग उसमें मारे गए हैं, जिनमें उसकी बेटी जैनब नसरुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक इन हमलों में होने वाले हताहत लोगों को, हसन नसरुल्लाह को लेकर भी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक फिलहाल जो है यहाँ पर रॉबिन सर, अब इस मामले को आप किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? क्या बिल्कुल उसी तरह से इजराइल जैसे उसने हमास पर वो हमले करता रहा था, ये हिजबुल्लाह पर हमले होते रहेंगे, या ईरान, जनरल मैसन जिस तरह से कह रहे हैं कि वो अभी तो किसी भी सूरत में सामने नहीं आएगा? क्या लगता है आपको सर? थैंक यू सैयद जी। I'll come to that and all, but the role of Iran, yes, जैसे जनरल मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑलवेज वाइजली कहते हैं कि ईरान की क्षमता नहीं है इजराइल को पहुंच के डायरेक्टली करने की, सो देयरफॉर वो अपने रास्तों से करेगा। बट मैं एक अलग चीज सोचता हूँ ईरान के बारे में। सर, ईरान इस समय अगर उसके पास क्षमता है न्यूक्लियर वेपन की, तो ईरान एक न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। टेस्ट मैं कह रहा हूं, ठीक है सर, जो कि डिक्लेयर कर देगा दुनिया को, हाँ भाई मैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट हूं। वो एक बहुत बड़ा, क्या कहे, सिग्नल ही नहीं, बहुत बड़ा गेम चेंजर तो नहीं कह सकते, बट बहुत बड़ा एक अलग वेरिएबल आ जाएगा इस पूरे माहौल में। इसके अलावा ईरान कोई बड़ा गेम चेंजर प्ले नहीं कर सकता। हाँ डेफिनेटली यस, वो हिजबुल्लाह को इनकरेज करेगा, सीरिया और इराक से जो उसके अलाइड एक्सिस के जो जिहादीज है उनको बोलेगा जाओ लेबनान में। एंड यस, इजराइल हमस जैसा या गाजा जैसा अभी नहीं कर पाएगा लेबनान को, क्योंकि हमस ने फाइट बैक नहीं करा था। जितना भी करा था हमस जाके छुप गए थे, उनकी क्षमता नहीं थी फाइट बैक करने की। बट यहां पर तो अगर इजराइल जाएगा ग्राउंड फोर्सेस से, तो जैसे समझ आता है हिजबुल्लाह की जो
अपना उनका आर्सेनल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, मीडियम मिसाइल्स, प्रिसीजन मिसाइल्स इत्यादि, और उनके जो लड़ाकू हैं करीब 50,000 या लाख है जितने भी हैं, और उसके अलावा पीछे इराक एंड सीरिया, क्योंकि इनके लैंड बॉर्डर्स मिले, वहां से भागते हुए आ जाएंगे। जैसे एक जमाने में याद है अफगानिस्तान तालिबान का मैग्नेट बन गया था, दुनिया भर से जिहादी लोग अफगानिस्तान जाते थे लड़ने को अमेरिका के खिलाफ, उसी या सोवियत यूनियन के खिलाफ। उसी तरह से लेबनान का हाल बन सकता है इसराइल के खतरे के लिए, राइट। बट ईरान का जहां तक रोल है या कैपेबिलिटीज हैं, वो डायरेक्टली देखिए वो एयरफोर्स अटैक कर नहीं सकता। वो मिसाइल्स ठीक है मारेगा, मिसाइल्स इसराइल है तो उससे पहले नेटो के अमेरिकन ये सब रोक देंगे बिफोर इट रीचेस इवन इसराइल, राइट। तो ईरान डायरेक्ट अटैक कैसे करेगा, आई डोंट नो। बट व्हाट ईरान कैन डू, अगर आप ईरान हो और ये मामला, इनफैक्ट अभी एक और खबर आ रही है कि शायद खामेनी को, सुप्रीम लीडर को, कहा जा रहा है किसी सिक्योर लोकेशन में वो चला बिल्कुल गया। सर, सही खबर है। राइट। तो जब अगर ये माहौल हो रहा है, और यहाँ और इसराइल की जो ऑपरेशन है, इसका नाम आप देखिएगा इन्होंने दिया है न्यू ऑर्डर, यानी कि नया एक समीकरण, नया ऑर्डर बनाना मिडिल ईस्ट में, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इसराइल। एंड ऑफ कोर्स उसमें पैरामाउंट ये भी है कि ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देना। अब रिपोर्ट्स हैं कि ईरान इज वेरी नियर, अब कितना नियर है वी डू नॉट नो, बट अगर मैं ईरान होता और मुझे अपना इंटरेस्ट देखना है, तो मेरे पास शायद वो एक इंटरेस्टिंग सा गेम होता कि मैं एक वेपन का टेस्ट कर दूं अपने कंट्री के अंदर ही, वापस न्यूक्लियर टेस्ट कर दूं, जिसके चलते अमेरिका एंड वर्ल्ड एंड मिडिल ईस्ट सब फिर से झंझोर दिए जाएंगे। बिल्कुल तो ठीक है सर। जनरल मेस्सिन, क्या बिल्कुल हम हमास की तरह देखें कि अब इजराइल हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मारता रहेगा जहां जहां उसके लड़ाके आतंकी दिखेंगे, या आप इसे किसी और पर्सपेक्टिव में देखते हैं? और देखिए, इजराइल का जो सवाल है वो तो अभी हिजबुल्लाह को, सीनियर लीडरशिप को खत्म करता रहेगा, और दूसरा उसके जितने भी एम्यूनिशन डिपोज है, मिसाइल बेसिस हैं, इनको बर्बाद करेगा, जिससे उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो। तो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को, उसका जो प्लानिंग शुरुआत हुई है, पेजर अटैक, ये वॉकी टॉकी अटैक, जितने भी अटैक्स हुए हैं, ये बेसिकली किसके ऊपर किए गए हैं? ये पेजर्स सीनियर लीडरशिप के पास थे, इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज के पास थे, उनको डैमेज किया है। फिर ये लीडरशिप को टारगेट किया। आपने देखा पिछले 10 दिन के अंदर काफी इनकी मिलिट्री लीडरशिप बर्बाद हो गई। आप देखिए, अकिल को मार दिया, फिर उसके बाद ये शक्र को पहले ही मार दिया था, अभी फिलहाल इसको मारा है, ये 2-3 दिन पहले एक और मिलिट्री कमांडर को, जो इनका मिसाइल कमांडर है। तो कई कमांडरों को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, कमांड कंट्रोल, एम्यूनिशन डिपोज, मिसाइल बेसिस वगैरह को बर्बाद करेंगे। जहां तक अभी मेरे को लगता है ईरान की यही स्ट्रेटेजी रहेगी। गाजा में वो ज्यादा अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको कंटेन करेंगे। मिलिट्री पार्लेंस में मैं बोलूँ कंटेन मतलब वहां पर बस मिनिमल फोर्स लगाएंगे और थोड़ा उनको एंगेज रखेंगे, कि इनको हेड डाउन रखेंगे कि वो रीग्रुप ना कर पाए, जो जितने भी वहां पर ये हमास के फोर्सेस बचे हैं। तो अभी पूरा इनका फोकस यहाँ पर रहेगा नदन फ्रंट में हिजबुल्लाह के खिलाफ। साथ ही उनकी जितनी ये आयरन डोम सिस्टम है और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जितनी भी इनकमिंग मिसाइल चाहे सीरिया से हो या इराक से हो या यमन से हो, उसके लिए वो तैयार रहेंगे। और तीसरा ईरान के लिए, देखिए अब मैं आपको एक और ईरान की बात बोलूंगा। ईरान की लीडरशिप में अब सबसे बड़ा भय ये होगा कि सब बोलते होंगे कि आईडीएफ को, मुसाद को, ये सब पता कैसे चल रहा है। अब देखिए, नसरल्ला का मिनट टू मिनट मूवमेंट कोई बता रहा था, कोई तो बता रहा है। और ये जैसे अभी अशरफ ने भी बताया, पूरी स्ट्रीट सब कुछ तो वहां पर अभी हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। तो हिजबुल्लाह के ही कुछ फाइटर्स हैं जो ये बता रहे हैं। इसी प्रकार जैसे इस्माइल हानिया को मारा है, ये भी ईरानियन, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, इसी से ये बात निकली होगी। कहने का मतलब है, आज की तारीख में अयतुल्लाह खुमैनी हो या आईआरजीसी हो, सबके दिमाग में ये होगा कि हमारा कौन लोग हैं जो बता रहे हैं। और इसमें यह भी होगा कि ये जो एक सस्पिशन होता है, जो शक होता है, उसमें कई लोगों को तो ये मार देंगे, थोड़ी सी भी शक हुई। और कई बार क्या है, अपने नौकरी बनाने के चक्कर में वो किसी और को फंसाएंगे। आप देखिएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात, ईरान के एक और डिसएडवांटेज में है, उनकी जो जनता है उनके अंदर खुद आक्रोश है। वहां की जो खासकर महिलाएं हैं, उनको जो ये बुर्का पहनने में फोर्स करते थे, वो भी एक आक्रोश है। और आपको पता है, इनके ईरानियन कई लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह में सेटल्ड हैं।
तो ये भी जो एक आक्रोश है, ये ईरान को पता है ये इनकी एक कमजोरी है। तो ये सारी कमजोरी देखते हुए मेरे को लगता है ईरान का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। वो ये करेंगे, इंटरनेशनल कंडेमनेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ओआईसी की मीटिंग, पाकिस्तान को लेंगे, वो कंडेमनेशन करेंगे। जैसे कल नवाज शरीफ ने वहां पर शहबाज शरीफ ने बोला कि ये पैलेस्टीन है, तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जैसे कश्मीर का है। मेरे ख्याल इसमें एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा, भारत के लिए सबसे बड़ा सीखना हमको है अभी इजराइल से। हमको भी ऐसी टेक्निकल क्षमता होनी चाहिए और इंटेलिजेंस क्षमता। हमने ये कारगिल वगैरह में इतनी हम लोग धोखा खाए थे इंटेलिजेंस में। हमको बहुत भारी मात्रा में इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जितने हम चाहें बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट करके इनको मारें, क्योंकि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा लेसन है। ये जो अभी हो रहा है यहाँ पर, जो आईडीएफ कर रही है। और मैं खुद 2007 में इजराइल में गया था, जब ये आर्मी चीफ के साथ 2006 में जब ये लेबनान क्राइसिस खत्म ही हुई थी, लेबनान वॉर, तभी भी मेरे को याद है उन्होंने जो हमें ब्रीफिंग की थी, मैंने इनका देखा था, इतनी सिक्योरिटी प्रिसीशन ओरिएंटेड इन्होंने टारगेटिंग की थी। उसके बाद 18 साल हो गए इसको। 18 साल में तो इन्होंने इतनी अच्छी इफेक्टिव इंटेलिजेंस करके हर इनको कमांडर की लोकेशन, कमांडर के मूवमेंट, कमांडर का सब कुछ पता है। इससे बड़ी मैं बता सकता हूं कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आपने देखा जब ये आईडीएफ बोल रहा था हम लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, क्यों? नेतन्याहू बार बार बोल रहा था, आदमी जब ही करता है जब उसकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी माहिर है, तभी वो कर सकता है। बिल्कुल तो कोई के लड़ाई नहीं करना चाहेगा। आप बिल्कुल, यार एब्सोल्युटली राइट जनरल मेस्टन एंड रॉबिन सचदेव सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आज तक पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बातें आप दोनों ने बताई। बड़ी खबर यही है, हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को आईडीएफ यानी कि इजराइल ने मार गिराया है और इस बात की पुष्टि उन्होंने कर दी है।